Welcome back to another episode of Ship Happens. I am your host Anshika Vesh. Today we are going to talk about a topic which is often invisible but a critical part in global trade. To break this down, we have a very special guest with us, Mrs. Shruti Belnekar, the Assistant Manager of Import and Export at Abhyaan Shipping. Shruti has an experience of a decade in handling complex issues related to the shipping line coordination, documentation, routing, and compliances, which can make or break a shipment. So, welcome, Shruti. Thank you, Anshika ji. I'm really happy about discuss with you about the import-export operation. So, श्रुति हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेगमेंट. पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे द रियलिटी ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑपरेशंस. सो जब हम रियलिटीज़ की बात करते हैं तो श्रुति, व्हाट इज़ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड पार्ट ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑपरेशंस? मिसअंडरस्टूड पार्ट ये है कि बहुत से इम्पोर्टर को ऐसे लगता है कि लॉजिस्टिक यानी सिर्फ कार्गो एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना ही है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे होता है कि डॉक्यूमेंट्स लेट आने के कारण या उसमें कोई इन्वॉइसेस या एचएस कोड में एरर होने की वजह से भी शिपमेंट में देरी हो जाती है, जो इम्पोर्टर्स को पता नहीं चलती है। ओके. सो जैसे आपने एरर्स की बात करी, तो ये जो छोटे छोटे एरर्स हैं या जो इम्पोर्टर्स ये स्मॉल एरर्स करते हैं, वो इतने लार्ज डिलेज में कैसे कन्वर्ट हो जाता है? उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है कस्टम ऑपरेशंस डिले पर? इम्पोर्टर से मिले हुए डिटेल्स के हिसाब से जो हमने बिल ऑफ एंट्री फाइल की है, अगर उसमें एक छोटी सी भी गलती हो जाती है तो बिल ऑफ एंट्री सीधा रीचेकिंग में या फिर फिज़िकल एग्जामिनेशन में चली जाती है। और अभी हम देखेंगे तो कस्टम ऑटोमेटेड और रिस्क बेस पे चल रहा है, तो इस हिसाब से काफ़ी समय लग सकता है, उसमें कुछ दिन भी लग सकते हैं, कुछ घंटे भी लग सकते हैं और कस्टम प्रोसेस में डिले भी हो सकता है। ऑपरेशन स्टेप्स की बात करें तो व्हाट ऑपरेशन स्टेप्स डू इम्पोर्टर्स अंडर एस्टिमेट द मोस्ट? उन्हें जब क्लियरेंस की बात आती है तो इम्पोर्टर्स किस चीज़ को सबसे ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं? कस्टमर अंडर एस्टिमेट ये करता है कि उन्हें कस्टम प्रोसेस के लिए लगने वाला समय जो लगता है, अगर हम वो पूरी तरीके से अगर हम नहीं देंगे, जैसे कि हमारा बिल ऑफ एंट्री फाइलिंग करना है, उसमें चेकिंग है, उसके बाद कंटेनर मूवमेंट्स है या फिर सीएफएस प्रोसेस है, अगर वो हम नहीं करेंगे और वो अगर उसमें देरी लगती है तो वो इम्पोर्टर को ज़्यादातर समझ में नहीं आती है, वो इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट करते हैं। उसमें प्रैक्टिकली अगर कुछ टाइम लग रहा है तो वो चीज़ें उनको कंसीडर करनी चाहिए और थोड़ा बफर टाइम लेके चलना चाहिए. यस. वन थिंग यू विश एवरी इम्पोर्टर न्यू. आपको क्या लगता है ऐसी चीज़ कि हर इम्पोर्टर को जाननी चाहिए क्लियरेंस के बारे में? इम्पोर्टर को ये जानना चाहिए कि क्लियरेंस के लिए जो समय लगता है, जो रिक्वायर्ड समय है वो हमें देना ही है। उसके अलावा उनकी तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो प्रॉपर तरीके से आने चाहिए, बिफोर वेसल अराइवल आने चाहिए, ताकि हम बिल ऑफ एंट्री सही तरीके से फाइल कर सकें। और जो आगे की प्रोसेस है, जैसे कि शिपिंग लाइन प्रोसेस है, सीएफएस प्रोसेस है, बिलिंग प्रोसेस है, वो सब चीज़ों के लिए उन्होंने सही तरीके से टाइम हमें देना चाहिए। सो डॉक्यूमेंट्स का बिल ऑफ एंट्री से पहले आना, डॉक्यूमेंट्स का सही होना, टाइम पे आना, ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है. हमने इतने चैलेंजेस के बारे में बात करी, हमने इसके बारे में बात करी कि कैसे कस्टम में डिलेज हो जाते हैं, इम्पोर्टर्स के साइड से क्या गलतियाँ होती है, लेकिन उसके बाद भी एक परफेक्ट ऑपरेशन डे आप किसे कहेंगे कि कस्टम में आपका आज का दिन बिल्कुल परफेक्ट गया है? परफेक्ट दिन उस हिसाब से होता है जब भी हमें कस्टमर से प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, ऑन टाइम मिलते हैं और सही तरीके से उसका हमारी तरफ से प्रोसेस होता है, बिना किसी रुकावट के, कस्टम के बिना किसी रीचेकिंग या फिज़िकल एग्जामिनेशन, ये सब बिना हुए अगर कोई क्लियरेंस होता है तो वो परफेक्ट दिन कहा जाता है। ऐसे बहुत ही रेयर केस में होता है, बट होता है। यस.
सो दैट वो परफेक्ट डे इम्पोर्टर के लिए भी होता है और यस, और सीएचए एजेंट के के लिए लिए भी भी होता होता है, है। राइट। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड सेगमेंट। ये सेगमेंट है उन रेड फ्लैग्स के बारे में जो साइलेंटली इम्पोर्टर्स की कॉस्ट को इंक्रीज करते हैं। हम यहाँ पे कॉस्टिंग के बारे में बात करेंगे कि इम्पोर्टर्स को बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं और उनकी कॉस्टिंग इंक्रीज हो जाती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि वो सबसे बिगेस्ट हिडन कॉस्ट ट्रैप कौन सा है जिसमें इम्पोर्टर्स को नुकसान होता है? एक्चुअली हम देखेंगे तो इम्पोर्टर जब भी अपना शिपमेंट बुक करते हैं तो उन्हें आगे आने वाले जो चैलेंजेस हैं उनके बारे में उनको कुछ भी आइडिया नहीं रहती है। जैसे कि डैमरेज है, डिटेंशन है, ये सब चीज़ें उन्हें बाद में पता चलती है। उनको जब भी बुकिंग करते हैं उस टाइम पे ऐसे लगता है कि बस हमारा कार्गो डेस्टिनेशन पे पहुंच गया तो हम उसको रिलीज़ कर देंगे। लेकिन अगर उनकी तरफ से एक छोटी सी भी गलती होती है, जैसे कि उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स क्लियर पहले ही नहीं किए हैं या फिर डॉक्यूमेंट फाइलिंग के बाद अगर कुछ क्वेरी आती है और उससे अगर उन्होंने टाइम पे हमें नहीं दिया तो बट ऑब्वियस कि उनका शिपमेंट डैमरेज और डिटेंशन में जाना ही है। अगर इससे बचना है तो उनको प्री प्लानिंग में होना बहुत ज़रूरी है। आप बता सकते हो कि इंडिया में ऑफन कितना डिटेंशन और डैमरेज चार्जेस पर डे आता है, जनरल कार्गो के केस में एटलीस्ट? अगर हम देखे जाए तो इम्पोर्टर को अगर किसी वजह से यहाँ पे डैमरेज और डिटेंशन में इंडिया में लगता है तो लगभग उसे 7,000 टू 10,000 तक पर डे पर ट्यूब देना पड़ता है। ओके, सो इट्स अ ह्यूज कॉस्ट। यस। वन रेड फ्लैग इन द फ्रेट कॉस्ट दैट पीपल मिस। फ्रेट कॉस्ट में ऐसा क्या रेड फ्लैग है या हिडन कॉस्ट है जो लोग मिस कर जाते हैं? बहुत बार ऐसे होता है कि इम्पोर्टर को कुछ डेस्टिनेशन के चार्जेस की आइडिया ही नहीं होती है। जब भी शिपमेंट यहाँ पे पहुँच जाता है तो बाद में उस चीज़ों का उनको रियलाइज़ होता है कि कुछ चीज़ें पीछे छूट गई हैं। जैसे कि कहीं पे डेस्टिनेशन चार्जेस में पोर्ट ऑफ लोडिंग से आने वाले एक्स्ट्रा चार्जेस जो उनको उस बारे में पता ही नहीं होता है, वो बाद में जब भी उनको सामने आ जाते हैं तो वो उनके लिए चैलेंजेस हो जाते सो मे बी दे आर थिंकिंग कि वो फ्रेट कॉस्ट में बचा रहे हैं पर डेस्टिनेशन पे जाके कॉस्टिंग ज़्यादा हो हैं, ज़्यादा जाती है। हो रही। ओके। अगर कॉस्टिंग की बात करें तो राउटिंग कैसे इफेक्ट करती है कॉस्टिंग को? राउटिंग अगर कस्टमर ये नहीं देखता है कि हमने जिस एजेंट थ्रू कार्गो बुक किया है वो सिर्फ ये देखते हैं कि हमें हमारा कार्गो डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहिए, बट उसका रूट जो वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। किसी पोर्ट से अगर हमें इंडिया कार्गो लाना है तो किसी का 7 डेज़ का ट्रांजेक्शन होता है, किसी का 15 डेज़ का होता है, लेकिन वो डायरेक्ट वेसल थ्रू होता है। राइट। अगर हम इसे स्किप करेंगे और अगर हम ट्रांसशिपमेंट में जाते हैं तो बट ऑब्वियस इसमें 10 से 15 दिन इसमें ऐड ऑन होना ही है और इसका इम्पैक्ट इम्पोर्टर के स्टोरेज पे या फिर उनके सेल्स पे या इन्वेंट्री पे इसका जो असर पड़ता आपका है, ऑब्वियसली इनडायरेक्टली कॉस्टिंग को बढ़ा देता है। बढ़ा देते मे बी आप रूटिंग में ट्रांसशिपमेंट लेके कॉस्ट बचा रहे हो बचा रहे हैं। बट इनडायरेक्ट कॉस्टिंग इज गोइंग टू इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ सेल्स यस। एंड स्टोरेज। यस। सो श्रुति, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक यू सी इन द ऑपरेशंस? ऑपरेशन में मैंने कई बार देखा है कि इम्पोर्टर्स हमें जो डॉक्यूमेंट्स देते हैं वो उनके सही तरीके से नहीं होते हैं और उन्हें ऐसे लगता है कि हम उसे बाद में ठीक कर सकते हैं, लेकिन नहीं। एक बार अगर हम बिल ऑफ एंट्री फाइल कर देते हैं, कस्टम को हमारे जो इम्पोर्टेंस डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम सबमिट कर देते हैं तो उसमें चेंजेस करना वेरी डिफ़िकल्ट, और ऐसे नहीं होता है, कस्टम प्रोसेस ऐसे नहीं होता है। ओके। सो ऑन टाइम डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इज़ नेसेसरी। वेरी नेसेसरी। वन इंसाइट दैट कैन सेव इम्पोर्टर्स मनी इमिडिएटली। अगर आप बताना चाहोगे इम्पोर्टर्स को कि एक चीज़ है जो उनकी मनी को इमिडिएटली सेव कर सकती है कस्टम्स के रिस्पेक्ट में? अगर उनको अपने हिडन चार्जेस बचाने हैं तो उन्हें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बिफोर वेसल सेल ओके। करवाने हैं ताकि उनको
यहाँ पे डेस्टिनेशन में जब भी वेसल आए तभी उनको चैलेंजेस को फेस नहीं करना पड़े. So it will save their last minute delays Yes. or any queries. So yeah, okay. So let's begin our third segment. हम इस सेगमेंट में बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी कैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑपरेशंस को रीशेप कर रही है. तो श्रुति, टेक्नोलॉजी की यहाँ पे बात हो रही है, तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टेक्नोलॉजी चेंज्ड योर वर्क. टेक्नोलॉजी अभी डॉक्यूमेंटेशन अपना डिजिटल हो गया है. पहले हम चीज़ें काफ़ी तरीके से मैनुअल में करते थे. उस टाइम पे टाइपिकल एरर वगैरह होना बहुत ही ज़्यादा हो जाता था. लेकिन अभी जो सिस्टम हम इम्प्रूव हुए हैं उसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी है. उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन टेक्नोलॉजी में हम देखते हैं तो गलतियाँ बहुत ही आसानी तरीके से हमारे सामने आ जाती हैं और फास्ट में हमें इसका आंसर भी मिल जाता है कि इसमें हमें इम्प्रूव क्या करना है. ओके. सो मतलब अभी सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट पूरा डिजिटाइज्ड हो गया है. यस. राइट. ठीक है. बहुत सारी चीज़ें आपने बोली कि डॉक्यूमेंटेशन डिजिटाइज्ड हो गया है, मैनुअल एरर्स रिड्यूस हो गई हैं, फिर भी व्हाट आर द थिंग्स दैट स्टिल कैन नॉट बी डिजिटाइज्ड. क्योंकि अभी भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें फिज़िकली ह्यूमन का होना बहुत ज़रूरी है. जैसे कि कुछ डैमेजेस है वहाँ पे चेकिंग होना या फिर फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन है. अगर क्वेरीज आती है तो हमारा डॉक्यूमेंट्स फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन में भी चला जाता है. कहीं कंटेनर डैमेज है तो वहाँ पे हमें फ़िज़िकल डैमेज चेकिंग भी करना पड़ता है. तो अभी भी हमें वहाँ पे फ़िज़िकल अटेंशन की ज़रूरत है. Okay. So, Shruti, in custom operations, which technical tools do you rely the most? टेक्निकल अगर टेक्निकल में देखा जाए तो पहले जैसे हम बिल ऑफ एंट्री मैनुअल में फ़ाइल करते थे. हमें फ़िज़िकली कस्टम में जाके सारे डिटेल्स फीड करने पड़ते थे. अभी अभी का जो टूल्स देखेंगे तो हम सॉफ्टवेयर में बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं जिसमें ड्यूटी कैलकुलेशन, एचएस कोड, नोटिफिकेशन जो खुद ही सामने आ जाते हैं. कुछ Automatic. एरर है तो वो भी हमें हाइलाइट्स हो जाते हैं बिफोर बिल ऑफ एंट्री फाइलिंग. Okay. सो अभी काफ़ी तरीके से डिजिटल जो चीज़ें हुई हैं उससे हमें फ़ायदा ही है. मैनुअल एरर्स काफ़ी मैनुअल रिड्यूस हो एरर्स गए. काफ़ी कम हो गए इसमें. ओके. टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम एआई की बात करते हैं, तो एआई आप क्या सोचते हो कि इज एआई अ इनेबलर और थ्रेट, क्या है हमारे लिए? एआई देखेंगे तो हमें इनेबल ही है बिकॉज एआई काफ़ी तरीके से हमारी मदद करता है. जो गलतियाँ होने वाली है वो हमारे सामने लाके खड़े कर देते हैं. दूसरा एआई कितना भी हमें यूज़फुल भी ना हो लेकिन ह्यूमन जो वहाँ पे अटेंशन है वो फिज़िकली हमें चाहिए ही. या आई ट्रूली एग्री, क्योंकि अभी भी हमारे कस्टमर्स हैं जिनको पर्सनल टच चाहिए होता है, यस. पर्सनल असिस्टेंस चाहिए होती है. तो इन दैट केस दैट दैट ट्रस्ट, बिकॉज लॉजिस्टिक्स को अभी भी हम बोलते हैं कि इज अ ट्रस्ट बेस्ड बिजनेस. यस. तो इन दैट केस ह्यूमन इंटरवेंशन इज ऑलवेज रिक्वायर्ड. ऑलवेज आई एग्री रिक्वायर्ड. दैट. सो नेक्स्ट, हम डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं श्रुति, तो व्हाट इज द डिजिटल ट्रेंड यू आर सीइंग इन 2026? 2026 में हमें ऐसे लगता है कि हम काफ़ी तरीके से बहुत जल्दी हमें अच्छे डिटेल्स सामने आ सकते हैं. जैसे कि जहाज़ की जो है वेसल की हिस्ट्री हमें पहले से पता होगी. उससे हमें वेदर कंडीशन की वजह से ईटीए कब है, क्या है, डेटा कैप्चर हो जाएगा. तो ईटीए कब का है ये हमें समझने के लिए उससे आसानी भी हो सकती है. तो आप मतलब प्रेडिक्ट कर सकते हो, उसकी यस, ट्रैकिंग प्रेडिक्ट कर कर सकते सकते हो. हैं. Let's move to our final segment. In this segment, we are going to talk about the actionable advices and practices uh, which should be followed by the new and experienced importers. So, Shruti, what advice you want to give to the first-time importers? फर्स्ट टाइम इम्पोर्टर्स के लिए मेरा एडवाइस ये होगा कि सबसे पहले तो वो जो इको टर्म्स है अपना उसे जानें. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि उनको जो
टर्म्स रहते हैं उनकी आइडिया ही नहीं रहती है। जब भी डेस्टिनेशन पे उनका कार्गो आ जाता है तभी वो काफ़ी इनकरेक्ट डिटेल्स से फेस हो जाते हैं। Okay, so writing, knowing the right Incoterm is very important Very for their important. cargo. Uh, what is the thing that importers should stop doing? लास्ट मिनट पे जो भी है उनकी तरफ से डिटेल्स जो मिलते हैं वो प्रॉपर तरीके से ऑन टाइम मिलने चाहिए। बिफोर वेसल अगर अराइवल वो हमें सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से देते हैं, तो हमें जो लास्ट मिनट पे अपना क्वेरीज आता है कस्टम की, तो उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। So last minute sharing of documents should be stopped. स्टॉप। And one thing importers should start doing. इम्पोर्टर्स को रेगुलर बेस पे रूटीन डिटेल्स जानना बहुत ज़रूरी है। अगर रूटीन्स में वो रहेंगे तो काफ़ी एडिशनल चार्जेस से वो बच सकते हैं। Okay, so knowing the routing details is very important. वेरी इम्पोर्टेंट। 2026 की बात करें तो how should our businesses prepare for 2026? इम्पोर्टर को बिजनेस ऐसे लोगों के साथ जोड़ना चाहिए जिनके खुद के डॉक्यूमेंटेशन जो मजबूत हो, प्रॉपर तरीके से हो। Okay. So thank you श्रुति for this insightful conversation. आज आपने import operations की बहुत सारी complexities पर प्रकाश डाला और हमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझाया, बहुत सारे हिडन कॉस्ट के बारे में बताया, बहुत सारे मिथ्स के बारे में बताया, रॉन्ग प्रैक्टिसेस राइट प्रैक्टिसेस के बारे में बताया, विच इज़ वेरी इंसाइटफुल फॉर अस एंड फॉर इम्पोर्टर्स ऑल्सो. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. Thank you everyone for listening. If you found this episode informative and insightful, then please follow our podcast Ship Happens for more realistic conversations from the global trade industry. Till then, please keep your supply chain strong and documentation accurate.